मैं राजेंद्र कुमार सिंह सह आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम राजनीतिक आधुनिकरण की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक आधुनिकरण की अवधारणा उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देश करती है जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के अन्य देशों में हुआ है। एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसके कई आयाम हैं। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें लोगों के मानकों, मूल्यों और अभिविन्यासों में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। नंबर 2, बौद्धिक स्तर पर इसमें अपने परिवेश के बारे में ज्ञान के विसरण की अपेक्षा की जाती है। नंबर 3, जनांकीय स्तर पर इसका निहितार्थ जीवन स्तर में सुधार एवं नगरीकरण से है। नंबर 4, सामाजिक स्तर पर इसमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार अन्य प्राथमिक गुटों के प्रति निष्ठा की भावना के केंद्र बिंदु को स्वैच्छिक रूप से संगठित आनुषंगिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाए। नंबर 5, आर्थिक स्तर पर इसमें बाजारी कृषि के विकास, औद्योगिकरण का विकास एवं आर्थिक क्रियाकलाप का व्यापक होना है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में आधुनिकरण का उपागम राजनीतिक व्यवहार को समझने के प्रयत्न और संदर्भ को और अधिक व्यापक बनाने के प्रयास स्वरूप स्थापित हुआ उपागम है। कतिपय विचारकों का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को विकास के परिप्रेक्ष्य में देखने के बजाय राजनीतिक व्यवस्थाओं आधुनिकरण के पक्ष को देखने से राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता की तह तक पहुँचना संभव होगा। इन लोगों की मान्यता रही है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकरण की प्रक्रिया से प्रेरित और निरूपित होता है। राजनीतिक विकास की अवधारणा स्थैतिक अवधारणा मानी जाती है। इसलिए डेविड एप्टन ने ऐसी अवधारणा के प्रयोग पर बल दिया जो स्थैतिकता के दुर्गुण से मुक्त हो तथा समाज के हर पहलू में होने वाली परिवर्तन की समग्रता से संबंधित रहे। राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिकरण की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में समझने के लिए राजनीतिक आधुनिकरण उपागम की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक आधुनिकरण की अवधारणा के अर्थ और परिभाषा पर। राजनीतिक आधुनिकरण की अवधारणा के अर्थ और परिभाषा क्लॉड वेल्फ के अनुसार आधुनिकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। रॉबर्ट ई वार्ड के अनुसार आधुनिकरण आधुनिक समाज की तरफ ले जाने वाली ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी प्रमुख विशेषता इसके वातावरण की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित और प्रभावित करने की अभूतपूर्व समर्थन है। जो मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से इस क्षमता या समर्थता की वांछनीयता या परिणामों के बारे में आधारभूत रूप में आशावादी है। कोलमैन के अनुसार नगरीकरण, व्यापक साक्षरता, अधिक प्रति व्यक्ति आय, विस्तृत भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण तथा वाणिज्यकरण की मात्रा में वृद्धि, जनसंचार साधनों का विस्तार आधुनिकरण के हेतु है। डॉक्टर S.P. वर्मा के अनुसार आधुनिकरण एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है। उनके अनुसार राजनीतिक आधुनिकरण की प्रक्रिया के कई आयाम हैं। प्रथम, मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें लोगों में मानकों, मूल्यों, अभिविन्यासों में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। द्वितीय, बौद्धिक स्तर पर इसमें अपने परिवेश के बारे में व्यक्ति की विपुल जानकारी और साक्षरता जनसंचार के साधनों से इस ज्ञान के प्रसारण की अपेक्षा की जाती है। तृतीय, जनांकीय स्तर पर इसका निहितार्थ जीवन में सुधार, लोगों की संचालनशीलता के प्रति प्रगति और नवीकरण से है। चतुर्थ, सामाजिक स्तर पर इसमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार और अन्य प्राथमिक गुणों के प्रति निष्ठा की भावना के केंद्र बिंदु को स्वैच्छिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदला जाए।
पंचम, आर्थिक स्तर पर इसमें कृषि के बजाय औद्योगिकरण के विकास पर बल देता है। वस्तुतः सभी विचारक आधुनिकरण को समाज के में परिवर्तन की संपूर्णता से संबंधित मानते हैं, किंतु हर परिवर्तन को आधुनिकरण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ परिवर्तन समाजों को पीछे ले जाने वाले भी हो सकते हैं। अतः आधुनिकरण परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख करती है। एडवर्ड सील्स ने समकालीन राज्यों को पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकरण कहा है। द्वितीय महायुद्धोत्तर चरण, औपनिवेशिक साम्राज्यवादी युग की समाप्ति और लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में नए स्वतंत्र राज्यों के उदय का युग कहा जा सकता है। सेल्स के अनुसार इन नवोदित राष्ट्रों में स्थिति, जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति, धर्म आदि की बहुमुखी विभिन्नताओं के बावजूद निरंतर परिवर्तन तथा आधुनिकरण की एक प्रक्रिया सक्रिय है। लगभग सभी नवोदित देश अपनी परंपरागत कृषि प्रधान राजनीतिक सामाजिक संरचनाओं के स्थान पर जीवन की आधुनिक शैली की ओर उन्मुख है। संक्रमण की यह स्थिति बहुत कुछ ऐसी है, इन राष्ट्रों को न तो परंपरागत ही कहा जा सकता है और न ही इन्होंने अभी तक आधुनिकता प्राप्त की है। इन समकालीन राज्यों में पश्चिम पर निर्भरता की स्थिति से मुक्त होने को ये काम इच्छा प्रबल है। अधिक सकारात्मक रूप में उनका उद्देश्य आधुनिक बनना है, अर्थात उनमें यह इच्छा प्रबल है कि गतिशील हो, जनता से अधिक संबंधित हो, प्रजातांत्रिक हो, वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से उन्नत हो, संप्रभुता का पूरा उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर प्रभावशाली स्थान ग्रहण करे। सेल्स यह भी मानता है कि नवोदित राष्ट्रों ने आधुनिकता का जो आदर्श अपनाया है वह पश्चिम का है, अर्थात आधुनिकरण का उनका मार्ग पश्चिमीकरण का मार्ग है, लेकिन पश्चिम के प्रभाव से या पश्चिम पर निर्भरता से मुक्त रहते हुए भी इस आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिकरण पश्चिमीकरण नहीं है। चीन के उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। चीन ने पश्चिम की नकल किए बिना ही आधुनिकरण किया है। आधुनिकता को लोकतंत्र के साथ भी जोड़ा जा सकता है। रूस का जार पीटर, टर्की का सुल्तान महमूद, जापान का सम्राट मेजी निश्चित रूप से आधुनिककर्ता थे, परंतु उन्हें इस रूप में लोकतंत्र का अवधूत नहीं कहा जा सकता है। समाजों में सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राजनीतिक परिवर्तनों को सामान्यतः राजनीतिक आधुनिकरण का नाम दिया जाता है। कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण क्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है। राजनीतिक आधुनिकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास से है जो इतनी लचीली हो कि हर प्रकार की मांग को प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान कर सके, किंतु उसमें इतनी शक्ति संपन्नता हो कि हर प्रकार की मांग का समुचित ढंग से मुकाबला कर सके और अनुचित मांग को दृढ़ता से के साथ ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक व्यवस्था कहा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक आधुनिकरण के लक्षण और विशेषताएं क्या क्या है। राज्यों में शक्ति का अधिक केंद्रण। राजनीतिक आधुनिकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण होने लगता है, अर्थात राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ना राजनीतिक आधुनिकरण की निशानी है। राज्य का समाज में अधिक प्रवेशन। राजनीतिक आधुनिकरण के लिए सरकार की जनता तक पहुंच वृद्धिप्रक होनी चाहिए। जनता और सरकार की हर स्तर पर संपर्कता का अर्थ राज्य का समाज में अधिक प्रवेश होता है, और यह तभी संभव है जब सरकारें सकारात्मक कार्य के निष्पादन में आगे बढ़े। नंबर 3, राज्य समाज की बढ़ी हुई अंतःक्रिया। आधुनिक राजनीतिक समाजों में केंद्र और परिसर की अंतःक्रिया बहुत बढ़ जाती है। यहाँ केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से है, परिसर का अर्थ समाज से है। राजनीतिक दल, हित और दबाव समूह, नौकरशाही एवं निर्वाचनों के माध्यम से यह संपर्कता बढ़ती है तथा संचार के साधनों द्वारा इसमें निरंतरता बनी रहती है।
नंबर 4, सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना। आधुनिक राजनीतिक समाजों में धार्मिक, परंपरागत, पारिवारिक और जातीय संस्थाओं का स्थान एक लोकीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता के द्वारा ले लिया जाता है। सत्ता के परंपरागत स्रोतों के निर्बल होने, उनके स्थान पर राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होना अनिवार्य है। राजनीति में सामान्य लोगों की बढ़ी हुई सहभागिता। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए संस्थात्मक और प्रक्रियात्मक परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं में जन सहभागिता कितनी है, यह भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक मापदंड है। लोगों की अभिव्यक्तियों, दृष्टिकोणों में परिवर्तन। राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन आना अधिक महत्व रखता है। जब तक लोगों के विचारों और दृष्टिकोणों में बदलाव नहीं आता, तब तक राजनीतिक आधुनिकीकरण की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं औपचारिक ही बनी रहती हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण वाले समाज में व्यक्ति पहले अपने आप को राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में पहचानता है और बाद में अन्य व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत को राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकृत कहने की व्यवस्था तब आएगी जब भारत का हर नागरिक पहले भारतीय, बाद में गुजराती, तमिल और बंगाली मानने की अभिवृत्ति से युक्त होगा। व्यापक आधार वाली नौकरशाही। राजनीतिक व्यवस्थाओं केवल नौकरशाही के बृहत्तर आकार के आधार पर ही आधुनिक नहीं कहा जा सकता। वास्तव में आधुनिकीकरण के लिए नौकरशाही के आकार के बढ़ने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसके आधार का व्यापकपन है। व्यापक आधार का अर्थ है नौकरशाही के कर्मचारियों के सारे समाज में भर्ती होने की केवल प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं नहीं है, अपितु प्रशासक वास्तव में समाज के सभी वर्गों से आ सके। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षणों को संक्षेप में हम 3 भागों में बांट सकते हैं: बुद्धि संगत सत्ता, विभिन्नगत राजनीतिक संरचनाएं और राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमानों से हमारा तात्पर्य है क्या सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकीकरण का कोई निश्चित क्रम और प्रतिमान होता है। इस संबंध में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसका कोई सुनिश्चित प्रतिमान नहीं बन पाता है। द्वितीय, राजनीतिक आधुनिकीकरण का कोई अनुक्रम प्रतिमान भी नहीं हो सकता। इसका कारण उन प्रवृत्तियों की अनेकता है जिनसे राजनीतिक आधुनिकीकरण प्रभावित और नियमित होता है।